नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आजकल की जीवन शैली, गलत खान पान और भाग दौड़ भरी जिंदगी के कारण 10 में से 7 महिलाएं किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित रहती हैं। और इनमें महिलाएं सबसे ज्यादा जिस समस्या का सामना करती हैं उनमें बच्चेदानी और इसके आसपास गांठ या रसौली की समस्या आम है। इस स्थिति को यूट्रीन फाइब्रॉइड भी कहा जाता है। ये महिलाओं में पीरियड से जुड़ी समस्याएं और इनफर्टिलिटी का कारण भी बन सकता है। इस कारण महिलाएं गर्भवती नहीं हो पाती कई बार, या फिर बार बार गर्भपात की समस्या भी देखने को मिलती है। महिलाओं के गर्भाशय में या इसके आसपास कभी भी रसौली की समस्या हो सकती है। आमतौर पर देखा गया है कि 14 से 50 साल की महिलाएं कभी भी इस समस्या की चपेट में आ सकती हैं। अगर समय रहते इस गांठ का इलाज ना किया जाए तो इस वजह से गर्भाशय की सर्जरी कराने की जरूरत भी पड़ सकती है। ऐसी नौबत भी आ सकती है। गर्भाशय में गांठ के कारण शरीर में कुछ बदलाव नोटिस होने लगते हैं। अगर इन लक्षणों को समय रहते समझा जाए तो फिर एक तरह से इन्हें पहचान कर इसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। तो आज हम करेंगे रसौली या कहें फाइब्रॉइड से जुड़े हर पहलू पर चर्चा। और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर मुंतहा जुड़ी हुई हैं, जो कि प्रोफेसर हैं, महिला और प्रसूति रोग विभाग से जुड़ी हुई हैं, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू डॉक्टर। और साथ ही हमारे साथ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा ठाकुर भी स्टूडियो में मौजूद हैं, डिपार्टमेंट ऑफ शालक्य, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर आकांक्षा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत बेसिक्स जो हैं वो पहले समझते हैं। डॉक्टर मुंतहा, ये जो फाइब्रॉइड्स या कहीं रसौली या गांठ जिसको आमतौर पर कहा जाता है, ये क्या होती हैं और कारण क्या होता है इनका सबसे बड़ा होने का? तो बेसिकली फाइब्रॉइड जो है वो बेसिकली टिश्यू की एक ओवरग्रोथ है। वहाँ के जो हमारा यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है, उसके अंदर की मसल लेयर जो होती है, मसल्स की लेयर होती है, जो मांसपेशियों की लेयर होती है, और उसके साथ साथ कनेक्टिव टिश्यूज़ को जोड़ने वाले जो टिश्यूज़ होते हैं, उनकी किसी एक सेल की ओवरग्रोथ, उसका अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए तो वो एक फाइब्रॉइड के फॉर्म बना लेती है। तो एक गांठ डेवलप हो जाती है यूट्रस में। तो इसके कारण क्या है? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है ये बेसिकली। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो वजह है वो है जेनेटिक्स। जीन्स इसमें काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपकी मदर को अगर प्रॉब्लम है तो वो ट्रांसफ़र हो सकती है आपके अंदर। अगर वो फाइब्रॉइड आपको भी हो सकता है अगर आपकी मदर को है। इसके अलावा बहुत सारे, क्योंकि ये हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर होते हैं, हार्मोन डिपेंडेंट ये हार्मोन पे डिपेंड करती है ये गांठें, तो इसलिए इसमें और भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर पीरियड्स आपके जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, अर्ली मेनोपॉज जैसे बोलते हैं, या आपके पीरियड्स लेट ख़त्म होते हैं, लेट मेनोपॉज हो रहा है, या आप ओबेज हैं जिसकी वजह से आपके हार्मोन बॉडी के अंदर ज़्यादा बन रहे हैं। तो ये बहुत सारे अगर बच्चे नहीं हो पा रहे हैं तो नलीपेरस जो लेडीज़ होती हैं उनके अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। तो बेसिकली हार्मोनल डिसबैलेंस जो होता है बॉडी के अंदर, वो इन टिश्यूज़ की एबनॉर्मल ग्रोथ करा सकता है, और इसके लिए कहीं ना कहीं जीन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। आयुर्वेद इसे कैसे देखता है डॉक्टर आकांक्षा ठाकुर? हम जानते हैं कि जीवन शैली आज बहुत बदल चुकी है, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाएं आज इससे जूझ रही हैं। आयुर्वेद इसे कैसे देखता है? देखिए, आयुर्वेद जो है हमारा वो 3 दोषों के ऊपर काम करता है, जिसमें वात, पित्त और कफ है। तो जहाँ तक कि रसौली की बात है या फाइब्रॉइड की बात है, आयुर्वेद में इसका कोरिलेशन हम ग्रंथि से करते हैं। और ग्रंथि जो है वो मुख्यतः कफ के प्रकोप की वजह से आयुर्वेद में माना गया है कि विकार होता है। लेकिन सिर्फ कफ प्रकोप जिसको नहीं मान सकते, क्योंकि ये गर्भाशय स्थित होती है, तो गर्भाशय जो है वो वात का स्थान है। और वहाँ पे जो अलग अलग कंप्लेंट्स हैं, जैसे कि हैवी ब्लीडिंग या फिर एमिनोरिया भी कई बार होता है वहाँ पे, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो है वो रिलेटेड है पित्त से। तो एज अ होल देखा जाए तो त्रिदोष जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है ग्रंथि डिसऑर्डर की कॉज करने के लिए। और जहाँ तक कि पॉजिटिव फैक्टर्स की बात मैम ने भी किया अभी, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अवॉइडेबल फैक्टर्स एंड कुछ अनअवॉइडेबल फैक्टर्स। अनअवॉइडेबल फैक्टर्स हम उनको बोलेंगे जो कि जैसे कि कुछ हार्मफुल रेज होती हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। हम इस टाइम पे हमेशा डिजिटल टेक्नोलॉजी से जो है वो जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हमें ये डिजिटल रेज जो है वो कहीं ना कहीं हम पे इफेक्ट डालती हैं, और इसका दुष्प्रभाव जो है वो भी इसके लिए एक मुख्य पॉजिटिव फैक्टर जो है वो हो सकता है, लेकिन हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। एंड इसके अलावा प्लास्टिक को आप ले सकते हैं। अभी क्या है, हम लोगों ने काफ़ी प्लास्टिक के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन इसमें भी कई चीज़ें अभी भी हम जो अवॉइड नहीं कर सकते उसमें कई तरह से आता है। जैसे कि हमारे पास अभी भी जितने भी चीज़ें खाने के आइटम्स आते हैं, पैकेज फूड्स आते हैं, उन सब की पैकेजिंग भी जो है वो प्लास्टिक
के कंटेनर्स या फिर उस पैकेट्स में वो हमें प्रोवाइड होता है। इनफैक्ट जो हमारे वाटर टैंक्स हैं, जो इनिशियली सीमेंटेड वाटर टैंक्स हुआ करते थे, लेकिन वो लीकेज एंड अदर इश्यूज़ की वजह से वो भी रिप्लेस हो गया है अभी प्लास्टिक के टैंक्स के अंदर। तो वो भी कहीं ना कहीं ये हमारा अनअवॉइडेबल कॉजेटिव फैक्टर जो है उसके ऊपर आता है। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ आंकड़ों के ज़रिए समझें, बहुत सारे जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 20 से 40 साल की जो महिलाएं हैं 57% उनमें 37% समस्या देखी जाती है, और जो 40 से 49 साल की महिलाएं उसमें 57% ये समस्या देखी जाती है। तो मैं यही जो कारणों की बात कर रही हैं अभी डॉक्टर आकांक्षा, जो उन्होंने जोड़ा है वो कहीं ना कहीं घूम फिर के लाइफस्टाइल पे आता है। ये सारी चीज़ें आज हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदल चुकी हैं और इसका प्रभाव दिख रहा है। तो इसी वजह से क्या ये समस्या ज़्यादा बढ़ रही है, आपको लग रहा है डॉक्टर मुंतहा कि समस्या ज़्यादा क्यों बढ़ रही है आज के समय में? मेरी वजह, मैं जहाँ तक सोचती हूँ उसमें दो वजह हैं समस्या जो ज़्यादा दिखाई दे रही है। पहला तो हमारे जो हमारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अच्छा। हमारी इमेजिंग फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं जो पहले नहीं थी। तो इसलिए पहले पता नहीं पड़ता था, अब पता पड़ने लगा है लोगों को, क्योंकि वो थोड़ा सा जागरूक हो गए हैं, वो जाते हैं इन्वेस्टिगेट करवाने अपने आप को। और दूसरी चीज़, हाँ डेफिनेटली हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं जिसका इफेक्ट स्ट्रेस इंड्यूस जो होता है इफेक्ट, और बहुत सारी चीज़ें जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे हार्मोन्स को बॉडी में इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। तो उसकी वजह से अगर हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो डेफिनेटली हम गांठें बॉडी में डेवलप हो सकती हैं कहीं पे भी, जो कि फाइब्रॉइड भी उसमें अगर आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हो उस चीज़ के लिए तो वो वहाँ पर भी डेवलप होगी। ठीक है, और क्योंकि दो बड़े कारणों में बात हुई, जैसे डॉक्टर ने भी कहा कि आनुवांशिकता, हेरिडिटरी हो सकता है अगर आपके परिवार में है तो आपको संभावनाएं ज़्यादा हो। तो ऐसे में इस तरह के केसेस में आयुर्वेद कितनी मदद कर सकता है पहले से प्रिवेंशन के तौर पर? देखिए, कई केसेस हम लोगों के पास आते हैं कि मदर जो है शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फाइब्रॉइड एंड शी इज़ कंसर्न, अपनी बच्ची के लिए वो कंसर्न है कि इसे भी फ्यूचर में ये डेवलप ना हो। तो क्योंकि आयुर्वेद जो है हर एक विकार जो है उसके लिए अग्नि को ही मानता है मेन कॉजेटिव। तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है अगर हम उसको बूस्ट करें तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव तौर पे हम आयुर्वेदिक कुछ ऐसे मेडिसिन ली जा सकती है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करे, जिसमें मुस्ता एक हर्बल ड्रग है हमारी जिसको साइप्रस रोटंडस बोलते हैं, एंड त्रिफला का प्रयोग हम कर सकते हैं डेली के बेसिस पे। और दूसरा, हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि अपने जीवन शैली में योगा का इंक्लूजन करें, जिसमें कि अगर वो अलग अलग टाइप के योग ना भी कर पाएँ तो मिनिमम सूर्य नमस्कार का जो है वो फॉलो करें, 5 से स्टार्ट करें एंड धीरे धीरे उसे इंक्रीज़ करें। इससे ओवरऑल हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी, आप ओबेज नहीं होंगे, जो कि प्रीडिस्पोज करेगा ऑब्वियसली आपको किसी भी टाइप के डिसऑर्डर में, एंड वन ऑफ देम इज़ फाइब्रॉइड। बिल्कुल। थोड़ा सा इसके टाइप्स के बारे में अगर समझें डॉक्टर मुंतहा, क्या ये फाइब्रॉइड्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, इनके साइजेस भी अलग अलग होते हैं, और ये किस तरह से, क्या यूट्रस या उसके आसपास कहीं भी पनप सकते हैं, कैसे समझें इसके प्रकार को? हाँ डेफिनेटली फाइब्रॉइड्स बहुत टाइप के होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन है जो कि अलग अलग सोसाइटीज़ के द्वारा दिया गया है, जिसमें हम फिगो और जो यूरोपियन सोसाइटी है उनका ज़्यादा हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, और वैसे जो टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है। तो फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर भी हो सकते हैं, यूट्रस के अराउंड भी हो सकते हैं, और जैसे सर्विक्स, यूट्रस के नीचे जो बच्चेदानी का मुंह बोलते हैं सर्विक्स में भी हो सकते हैं, और यूट्रस के अराउंड जैसे बाहर की तरफ अगर फाइब्रॉइड डेवलप हो जाए तो वो उसे पैरासाइट फाइब्रॉइड या अलग अलग टाइप के फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। तो बेसिकली पर यूट्रस के फाइब्रॉइड्स को फर्दर उनको बांटा गया है उनकी लोकेशन के बेस पे कि कहाँ कहाँ पे वो डेवलप हो रहे हैं। तो जैसे जो फिगो का क्लासिफिकेशन जो हम सबसे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं आजकल, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि 1 से 8 उन्होंने 0 नंबर से 8 नंबर तक उसको डिवाइड कर रखा है। उसमें वो यूट्रस के जो बच्चेदानी होती है उसके अंदर की एक कैविटी होती है हमारी, तो वहाँ से लेकर के यूट्रस की डिफरेंट वॉल के किस लेवल तक और यूट्रस की वॉल के बाहर के लेवल तक किस लेवल तक हैं, उसके बेस पे उसको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तो उसकी लोकेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साइज़ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमको समझने में आसानी करती है कि उस पेशेंट को सिम्टम्स उस फाइब्रॉइड की वजह से हो भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि फाइब्रॉइड जैसे आप पहले ही बता चुके हो इंसिडेंस, 10 में से 8 या 10 में से 7 लोगों को फाइब्रॉइड होते हैं और ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक होते हैं। तो फाइब्रॉइड एक हवा नहीं है, ये बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत कॉमन बीमारी भी नहीं कहूँगी, बहुत कॉमन फाइंडिंग है जो कि मिल जाती है यूट्रस के अंदर। और
तो डेफिनेटली उसकी साइज़ और लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो क्या आयुर्वेद भी इस हिसाब से ट्रीटमेंट अलग करता है? जी बिल्कुल, क्योंकि फाइब्रॉइड किस स्थिति को कॉज कर रहा है उसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में फाइब्रॉइड एसिम्प्टोमेटिक रहता है, जैसे कि मैम ने भी बताया, अनलेस और अनटिल इट इज़ इंटरफेयरिंग विद द फर्टिलिटी इशू। अगर फर्टिलिटी के साथ वो इंटरफेयर कर रहा है तब हम उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को फाइब्रॉइड है एंड उसने कंसीव किया एंड द पेशेंट डिलीवर्ड ऑल्सो, अच्छा, और वो फाइब्रॉइड उसमें इंटरफेयर नहीं किया, तो उस केस में हमें फाइब्रॉइड को नहीं टच करना है। मोस्टली 4 सेंटीमीटर के अबव फाइब्रॉइड जो होते हैं उसमें ही हमें देखने को मिलता है कि पेन पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, उससे बिलो में वो एकदम एसिम्प्टोमेटिक रहता है। तो जब तक पेशेंट पेन या फिर अदर कोई सिम्टम्स जो है वो कंप्लेन नहीं कर रहा है, उसका ट्रीटमेंट हम उसके अकॉर्डिंग ही चलाते हैं। एंड जब हम उसको 4 सेंटीमीटर से बिलो के जो ट्रीटमेंट है उसको हम ओरल मेडिसिन पे ही ट्रीट करते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। एंड अबव 4 सेंटीमीटर हम लोग पंचकर्मा थेरेपीज़ एंड अदर थेरेपीज़ जो हमारे यहाँ बस्तियाँ बताई हैं, विरेचन थेरेपी बताई है, और अलग अलग कंप्लेन के अकॉर्डिंग वो हम लोग उसको मैनेज करते हैं। ठीक है डॉक्टर मुंदा, जैसे आपने कहा कि कई बार तो लक्षण दिखते ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि वो परेशान करने वाला गांठ नहीं है? और जब लक्षणों की बात करें, आम तौर पर ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं, और अगर ये सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए? फाइब्रॉइड कई तरह से प्रेजेंट कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। जो पीरियड्स में प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा कॉमन कंप्लेन यही होती है, जिसमें हैवी पीरियड्स अगर हो रहे हैं किसी लेडीज़ को, तो वो हम अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं कि फाइब्रॉइड तो नहीं है। तो या फिर अगर अंदर का कैविटी का फाइब्रॉइड है तो बीच बीच में स्पॉटिंग होना, किसी रिलेशनशिप के दिन स्पॉटिंग हो जाना, या फिर क्रैम्प्स आना, बहुत ज़्यादा पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स आ रहे हैं पेशेंट को, या फिर उसके अलावा तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि प्रेशर सिम्टम्स, जैसे अगर फाइब्रॉइड इतना बड़े हैं कि वो बाथरूम की जो जगह है, पेशाब की थैली है, उस पर कंप्रेस कर रहे हैं, या फिर पीछे लैट्रिन का एरिया है उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। या फिर उसको ड्रैगिंग सेंसेशन फील होती है नीचे की तरफ कि कुछ भारीपन लग रहा है जो कि खींच रहा है, उसकी वजह से दर्द रह रहा है, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके अलावा इनफर्टिलिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। अगर वो कई फाइब्रॉइड की पोजीशन ऐसी होती है कि जो कि जैसे मैंने बताया, कैविटी वाले जो अंदर की तरफ फाइब्रॉइड होते हैं वो आपको प्रेगनेंसी लगने से प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो इनफर्टिलिटी में इशू हो सकते हैं। या फिर प्रेगनेंसी हो गई तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लाइक जैसे कि अबॉर्शन हो सकते हैं जल्दी, या लेबर जल्दी स्टार्ट हो सकता है, या फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है उसकी वजह से। तो अलग अलग टाइप के फाइब्रॉइड्स के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तो उसके हिसाब से हम उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, जैसे शुरुआत में भी ये बात आई है डॉक्टर आकांक्षा कि हर फाइब्रॉइड को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आयुर्वेद भी यही मानता है? एक्चुअली आयुर्वेद के अकॉर्डिंग फाइब्रॉइड स्थिति जो है वो डेवलप हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ बॉडी में आम का पाचन नहीं हो रहा, मतलब मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है तो हमें मेटाबॉलिज्म को तो ट्रीट करना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर फाइब्रॉइड हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक फेज़ में आया है तो हम उसको विदाउट ट्रीटमेंट उसको वहाँ पे छोड़ देंगे। एज पर आयुर्वेदा प्रिंसिपल्स वी हैव टू ट्रीट द धात्वग्नि एंड द अग्नि, मेनली द मेटाबॉलिक फायर, जो डाइजेस्टिव फायर है पेशेंट की, उसको हम ट्रीट करते हैं। एंड अदर प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो हम बिगिनिंग से ही स्टार्ट करते हैं पेशेंट में, लाइक योगा एंड अदर एक्सरसाइजेज एंड डाइटरी लाइफस्टाइल हैबिट्स, ये सब चीज़ें पेशेंट को पहले ही लेवल से हम एडवाइस करते हैं जिससे कि ये आगे प्रोग्रेस ही ना करे। ठीक है, हम प्रिवेंशन प्लस मेडिकेशन दोनों तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, क्या प्रिवेंशन एलोपैथी में भी संभव है? अगर फाइब्रॉइड है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आगे प्रोग्रेस करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दवा आपको एडवांस में दे दी जाए। अगर हमको लग रहा है कि 2 to 3 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड है तो मेनोपॉज हमारे हिसाब से, अगर मेनोपॉज के नज़दीक है पेशेंट और उसको मेनोपॉज हो जाता है तो मेनोपॉज सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है अपने आप में। अच्छा। मेनोपॉज से अपना आप ही वो फाइब्रॉइड छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, और धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएंगे या श्रिंक हो जाएंगे एटलीस्ट, तो वो सिम्टम्स नहीं पैदा करेंगे। तो हम लोग जनरली जो इंसिडेंटली जो फाइब्रॉइड डायग्नोज होते हैं, जैसे आपने किसी और चीज़ के लिए, पेट में दर्द के लिए अल्ट्रासाउंड कराया, या किसी और कोई सिस्ट थी उसके लिए कराया और आपको दिख गया कि 2 सेंटीमीटर का एक फाइब्रॉइड आपको बच्चेदानी के वॉल के अंदर दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको रोकने की कोई दवा दे देंगे या करेंगे। हम वेट करेंगे उसका, अगर वो प्रोग्रेस करता है फ्यूचर में तो ही, या सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है तो ही ट्रीट करेंगे, अदरवाइज नहीं।
ठीक है। क्योंकि हर दवा के मुझे नहीं लगता कि उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको एलोपैथी में कुछ देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो फाइब्रॉइड्स हैं, जैसा आपने भी जिक्र किया कि सबसे ज़्यादा उसको प्रेगनेंसी से जोड़कर देखा जाता है, इनफर्टिलिटी का कारण भी हो सकते हैं और गर्भपात का कारण भी बन सकते हैं। तो ये भी क्या डॉक्टर थोड़ा सा समझाइए, ये भी क्या स्थिति के अनुसार ही होता है कि कहाँ पर फाइब्रॉइड है उससे ही ये तय होगा? 100% बिल्कुल। सारे फाइब्रॉइड्स नहीं अबॉर्शन करते। इनफैक्ट आपके कई बार तो बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स के साथ भी प्रेगनेंसी होती है, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होती है। तो जनरली जो फाइब्रॉइड्स जो बच्चेदानी के अंदर की कैविटी है, जैसे एंडोमेट्रियल कैविटी है कहते हैं, अगर उसके अंदर हैं तो जैसे सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं स्पेशली, अगर वो फाइब्रॉइड है तो वो प्रेगनेंसी करने से पहले तो रोकेगा, और अगर प्रेगनेंसी हो भी गई और उसके अलावा जो एकदम एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसको टच करते हैं फाइब्रॉइड है, और मान लीजिए आपकी जो प्लेसेंटा है बच्चे की, जैसे हम आवल नाल बोलते हैं, अगर वो उसके ऊपर आ गई, अगर उस पर चिपक गई वॉल पे, जहाँ पे यूट्रस की वॉल पे चिपकती है जो जनरली, अगर वो फाइब्रॉइड की वॉल पे चिपक गई तो डेफिनेटली ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, या कैविटी इतना बड़ा फाइब्रॉइड है कि कैविटी डिस्टॉर्ट कर रहा है पूरी और बच्चे को जगह ही नहीं मिल रही ग्रोथ की, तो ऐसे वाले में डिलीवरी टाइम से पहले हो सकती है या ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो ये वाले फाइब्रॉइड्स जो होते हैं उनको हमको देख करके उनको फिर उसके हिसाब से हमको प्रेगनेंसी को ले जाना होता है आगे, और अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो उनको हमको ट्रीट करना पड़ता है पहले। ठीक है, एक सवाल क्योंकि इसी से जुड़ा है, मैं चाहूँगी आप जवाब दें। ये पंजाब से प्रीति पाल ने सवाल हमको भेजा है। ये पूछ रही है कि मेरा फाइब्रॉइड 7.5 सेंटीमीटर का है, जिस वजह से मेरा यूट्रस का साइज़ भी बड़ा हो गया है। मेरा फाइब्रॉइड जो है वो फंस एरिया में है और बाहर की तरफ पुश कर रहा है, वो ये कह रही है। मुझे कंसीव करने के लिए कौन कौन से चेकअप करवाने होंगे, और डॉक्टर के अनुसार मैं कंसीव कर सकती हूँ, लेकिन काफ़ी समय हो गया है, मैं अभी तक कंसीव नहीं कर पाई हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। तो बेसिकली 7 सेंटीमीटर, अगेन साइज इसमें इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। अगर ये फाइब्रॉइड 7 सेंटीमीटर का बाहर की तरफ वॉल में है, सब सीरस फाइब्रॉइड जिसे हम बोलते हैं, या इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है, तो वो कंसीव कर सकती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो क्या उम्र, एज क्या बताई उन्होंने अपनी? इन्होंने एज का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये कंसीव करना चाह रही हैं। हाँ, तो बेसिकली फाइब्रॉइड अगर बाहर की तरफ वॉल में है तो कंसीव में प्रॉब्लम नहीं आती है। कंसीव अगर नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है कि इसके साथ साथ कुछ और प्रॉब्लम हो, एसोसिएटेड प्रॉब्लम दूसरी हो सकती हैं, लाइक कि उनको अंडा नहीं फूट रहा है, अंडा नहीं बन रहा है, या उनकी ट्यूब ब्लॉक हैं, तो वो चीज़ और पूरा कंप्लीट, या हस्बैंड का फैक्टर है, तो पूरा कंप्लीट इनका चेकअप होना उसके लिए करना पड़ेगा, तभी हम इस पे नतीजे पहुंचेंगे। स्पेसिफिक चेकअप आप बताएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कौन सा चेकअप करवाना होगा? अगर हम पहले तो हम इनफर्टिलिटी अगर हम इसको बोल रहे हैं तो हमें ये कंफर्म करना होता है कि वो 1 साल से कंटिन्यूस कांटेक्ट में हैं अपने हस्बैंड के। फिर अगर इनफर्टिलिटी का हम जो चेकअप स्टार्ट करते हैं वो हम एज अ वुमेन नहीं स्टार्ट करते, हम एज अ कपल स्टार्ट करते हैं। तो वुमेन एंड मैन दोनों का इसमें इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। तो इनके लेडीज़ के अगर वो अपने खुद के बारे में पूछ रही हैं तो पहले हम उनका हार्मोन प्रोफाइल करवा के देखेंगे, महीने के दूसरे दिन का जो डे 2 हार्मोन प्रोफाइल होता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, वो उनकी एज के हिसाब से हार्मोन जो है वो सही बन रहे हैं कि नहीं। दूसरा होता है उसके बाद अल्ट्रासाउंड तो उन्होंने करा ही लिया होगा, और फिर उसके बाद हम बायोप्सी टिश्यू यूट्रस की बायोप्सी भी लेके देखते हैं कि ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं। फिर ट्यूब टेस्ट होते हैं। इसी तरह हस्बैंड के लिए हस्बैंड सीमन टेस्ट होता है, हस्बैंड के शुक्राणु बन रहे हैं कि नहीं प्रॉपर। तो ये टेस्ट सारे उनको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिलना होगा और वो उनको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है सही, और फाइब्रॉइड अगर कॉज है तो डेफिनेटली पहले फिर उनको फाइब्रॉइड निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, एक और सवाल है, मैं चाहूँगी डॉक्टर कांची आप इसका जवाब दें। ये सवाल हमें भेजा है लीला मेथु ने गोवा से। ये कह रही हैं कि मुझे पीरियड्स में तेज़ दर्द होता है, मैंने डॉक्टर से मिलकर कुछ टेस्ट कराया, रिपोर्ट में 2 छोटे फाइब्रॉइड्स आए हैं, एक 2.5 mm का और एक 1.7 mm का। मेरी उम्र 38 साल है। डॉक्टर ने मुझे यूट्रस हटाने की सलाह दी है, मुझे सिर्फ दर्द की समस्या है, बाकी सब सामान्य है, तो इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जब यहाँ पे पेशेंट पेन के साथ कंप्लेन कर रहा है और हिस्टेक्टमी के लिए एडवाइस किया गया है, तो ये हो सकता है कि सेल पैथोलॉजी जो है वहाँ पे भेजा गया हो, बायोप्सी जैसे मैम बता रही हैं। तो बायोप्सी में अगर वहाँ पे उसको स्क्वैमस इन्वॉल्वमेंट जो है वो आ रही है, मतलब स्क्वैमस सेल्स की ग्रोथ हो रही है, तो हो सकता है कि वो मेटास्टेटिक सजेस्ट कर रहा हो आउटग्रोथ जो है। अच्छा। तो दैट्स वाई इतने छोटे साइज़ में तो वरना हम रिमूव करने की सलाह नहीं देते हैं, और इस केस में इसीलिए उनको एडवाइस किया होगा हिस्टेक्टमी के लिए मोस्टली। ठीक है, और इसी के साथ मैं ये समझूंगी, क्योंकि आपने कहा कि साइज़ भी बहुत छोटा है, 2.5 mm और 1.7 mm है। ऐसे में अगर कोई और महिलाएं हैं जो छोटे फाइब्रॉइड से जूझ रही हैं,
उनके लिए आप किस तरह की सलाह देंगे? क्या उनको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना है, या क्या ऐसी चीज़ों का सेवन वो कर सकती हैं जिसका प्रभाव धीरे धीरे आगे जाके देखने को मिले? अच्छा, देखिए, जब साइज़ पहले ही छोटा है तो हमें बस ये कोशिश करना है कि वो साइज़ इंक्रीज़ ना हो। हम लोग जो मेडिसिन दे रहे हैं ऑब्वियसली साइज़ को रिड्यूस करने के लिए हम आयुर्वेद में देते हैं, जैसे कांचनार का प्रयोग हम करते हैं, वरुण का ड्रग जो है उसका प्रयोग करते हैं हम। बस हमें इसके साथ में ये ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करना है जो कि उनकी ग्रोथ को प्रमोट ना करे। तो जैसे अगर हम सोया मिल्क ले रहे हैं तो उसको हमें रिप्लेस करना चाहिए आलमंड मिल्क से या फिर कोकोनट मिल्क से, उसको रिप्लेस करिए। या फिर अगर हम फ्लैक्स सीड्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं डाइट में तो उसकी जगह हम चिया सीड्स को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे से और कुकुरबिटेसी फैमिली के जो वेजिटेबल्स हैं वो जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगे फाइब्रॉइड के केस में। तो हमें डाइटरी हैबिट्स को अपना हेल्दी हैबिट्स के साथ, एक्चुअली हेल्दी हैबिट्स से ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रमोटिंग हैबिट्स जो ना हो उनसे रिप्लेस करना है। तो इस तरह से हम खान पान में बदलाव ला सकते हैं, और साथ में योग और दिनचर्या जो है वो तो हमें अपनी सुधार करना ही पड़ेगा और योगा का अभ्यास करना है। खान पान का एलोपैथी मानती है कितना असर होगा? क्योंकि जब एस्ट्रोजन की बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनसे एस्ट्रोजन लेवल और ज़्यादा बढ़ सकता है। डेफिनेटली मैं कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट में बिलीव करते हैं, होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। और ओबेसिटी और ये सब अपने आप में एस्ट्रोजन जो बढ़ाती हैं, प्रोवोकेटिव फैक्टर्स हैं, उनको कम करने का अगर खान पान से कम होता है तो उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। और अपनी हेल्थ को फिट करने के लिए अगर सही बात है बिल्कुल कि अगर आपका मोटापा बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा बनेगा ही बनेगा और वो फाइब्रॉइड को बढ़ाएगा। तो सीधे लिंक है इसका, ऐसा कुछ। तो खान पान तो इम्प्रूव, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम लोग भी एडवाइस करते हैं कि आप अपना वजन कम करिए, योगा मेडिटेशन करिए, सब हम लोग भी बोलते हैं अपने पेशेंट्स को, क्योंकि एक हर ट्रीटमेंट की होलिस्टिक अप्रोच होती है, सारी चीज़ें एक साथ अप्लाई की जाती हैं। क्योंकि पेशेंट परेशान आता है, ट्रीटमेंट करना ही हमारा बेसिक एम है कि वो खुश होकर, वो इम्प्रूव होके जाए। और जो पहले वाला क्वेश्चन था जो आपने बताया था छोटे वाले फाइब्रॉइड्स के लिए क्या करना चाहिए, तो हिस्टेरेक्टमी ऑप्शन नहीं है सारी चीज़ों का। आजकल बहुत सारे साइंस ने तरक्की कर ली है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, जिसमें मेडिकल ऑप्शंस और कंजर्वेटिव ऑप्शंस दूसरे, जिसमें एक IUS सिस्टम, इंट्रायूटेराइन सिस्टम हम यूज़ करते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए जो कि बहुत सीवियर डिस्मेनोरिया के साथ आते हैं, जो पीरियड में दर्द हो रहा है उनके लिए। तो उनके लिए हम LNG IUS करके हमारे पास सिस्टम होता है जिसमें हार्मोन निकलते हैं, कॉपर टी जैसा डिवाइस होता है, वो डाल देते हैं अंदर, 5 साल के लिए इफेक्टिव होता है, वो उसके लिए यूज़ कर सकती हैं। तो हिस्टेरेक्टमी लास्ट अप्रोच है ट्रीटमेंट की, फर्स्ट अप्रोच नहीं है। उससे पहले बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास दवाइयों के फॉर्म में और इसके फॉर्म। इसीलिए अच्छे स्वास्थ्य विशेषज्ञ, अच्छे डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है इन केसेस में भी। जैसे डॉक्टर ने बताया कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हर रसौली को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है अगर वो आपको परेशान नहीं कर रही है, और कहीं ना बच्चेदानी निकालना एक बहुत आगे जाकर ट्रीटमेंट है, जब बाकी ट्रीटमेंट असर ना दिखाएं या उनका कोई फ़ायदा ना हो। दूसरी बड़ी बात कि लाइफस्टाइल में चेंजेस जो हैं वो आपको करने होंगे, खान पान पर ध्यान देना होगा, फिजिकली एक्टिव रहना होगा अगर अपने आप को आपको सेहतमंद रखना है तो। इसके अलावा मैं ट्रीटमेंट को लेकर ही अब थोड़ी और बात करूँगी आपसे डॉक्टर कांक्षा। जब आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं, क्या कोई आयुर्वेद में या कहीं किचन में ऐसा खजाना है जो हर महिला को सूट कर सकता है? देखिए, हर महिला को सूट करने के लिए बॉडी कॉम्पोजिशन अलग अलग है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि अगर हमें त्रिफला देना है तो एवरीबडी कैन हैव त्रिफला। त्रिफला के अपने प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उस टाइम पे आपका बॉडी कॉम्पोजिशन कैसा है, बॉडीली ह्यूमर्स का स्टेटस क्या है, वो ज़रूर डिपेंड करता है। तो ये नहीं कि हम, अगर मुझे जितना त्रिफला इफ़ेक्ट कर रहा है किसी चीज़ के लिए, आपको भी उतना ही त्रिफला इफ़ेक्ट करे। तो ऐसे ब्लाइंडली हमें कोई भी चीज़ किचन से उठा के जस्ट खा लेनी है, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली हमें चिकित्सक के परामर्श के बाद ही, जब हमारा प्रकृति परीक्षण जो हम लोग करते हैं पेशेंट का, वो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग डाइट जो है वो फ्रेम करते हैं इंडिविजुअल की। तो ये इंडिविजुअल बेस्ड अप्रोच है, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है कि हर कोई उसका सेवन कर सकता है। ठीक है। ट्रीटमेंट को लेकर अगर आप और हमें बता पाएँ, किस किस तरह की ट्रीटमेंट मौजूद हैं, और क्या ये माना जाए कि फाइब्रॉइड्स के साथ भी एक महिला सामान्य ज़िंदगी जी सकती है? डेफिनेटली बिल्कुल जी सकती हैं, क्योंकि 10 में से 8 लोगों को फाइब्रॉइड की कॉमन प्रॉब्लम है, और सभी मेनोपॉज आते आते ज़्यादातर प्रॉब्लम्स अपने आप में रिजॉल्व हो जाती हैं, तो इसलिए इससे डरने की बात नहीं है। ट्रीटमेंट में बेसिकली 3 तरह की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग हम पढ़ते हैं और बताते हैं लोगों को। एक तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, जैसे हमने बताया कि जो इंसिडेंटल फाइंडिंग है फाइब्रॉइड्स की, उनके अंदर हम केसेस में कुछ नहीं करते, हम वेट एंड वॉच करते हैं। उससे ज़्यादा आप 1 साल बाद रिपीट अल्ट्रासाउंड करा के देख लीजिए कि आपके फाइब्रॉइड का साइज़ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा।
दूसरा है मेडिकल ट्रीटमेंट, या ऐसे भी बोल सकते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच जो होती है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में कई तरह की दवाइयाँ अवेलेबल हैं। बेसिकली मैंने जैसे बताया कि हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं फाइब्रॉइड्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काफ़ी रोल होता है उनके अंदर। तो इन हार्मोन को मॉड्यूलेट करने की दवाइयाँ अवेलेबल हैं हमारे पास, और जो कि साइज़ को डिक्रीज़ करती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि अगर वो पेशेंट मेनोपॉज के पास है, पेरीमेनोपॉजल है और फिर सिम्टोमेटिक है फाइब्रॉइड के साथ, तो फिर हम उनको ये टैबलेट्स दे सकते हैं ताकि वो स्मूथली मेनोपॉज की तरफ चली जाएँ। तो और इसके अलावा इन दवाइयों के अलावा और जो या फिर जो सर्जरी नहीं करा सकती हैं या सर्जरी नहीं कराना चाहती हैं, वो उन लोगों में भी यूज़ कर सकते हैं, या जो कंसीव करना चाहती हैं और छोटे छोटे इतना ज़्यादा बहुत मैसिव फाइब्रॉइड नहीं है, तो उनमें भी हम दे सकते हैं ये दवाइयाँ। और फिर उसके बाद उसके अलावा जैसे मैंने दूसरा बताया कि छोटे वाले फाइब्रॉइड्स के लिए हम LNG IUS सिस्टम भी यूज़ करते हैं, या फिर जिनको डिस्मेनोरिया बहुत सीवियर रहता है, जिसमें फाइब्रॉइड के साथ दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एडिनोमायोसिस एक और प्रॉब्लम होती है, एंडोमेट्रियोसिस होती हैं। तो अगर ये साथ में प्रॉब्लम है तो उनमें LNG IUS जो इंट्रायूटेराइन सिस्टम होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है। दूसरी अप्रोच जो कंजर्वेटिव अप्रोच और होती है वो सर्जिकल कंजर्वेटिव अप्रोच होती है, जिसमें हम सिर्फ फाइब्रॉइड को निकाल दें बाहर। ऐसे केसेस जनरली हम फॉलो करते हैं उन केसेस में जैसे इनफर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, तो उनके अंदर हम फाइब्रॉइड निकालना में भरोसा रखते हैं कि फाइब्रॉइड निकाल दिया, उसके बाद वो कंसीव कर गए। या फिर जो अभी जिनकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, जो कि नहीं चाहती हैं अभी अपनी यूट्रस निकलवाना, उनके अंदर भी हम फाइब्रॉइड निकाल सकते हैं। सिंगल बड़ा फाइब्रॉइड है तो निकाल दिया, जैसे 20 सेंटीमीटर का कोई फाइब्रॉइड है तो निकालेंगे, तो सिर्फ फाइब्रॉइड निकालेंगे उस केस में। और लास्ट फिर उसके अलावा आजकल और भी नई नई चीज़ें आ गई हैं, जैसे जो मैग्नेटिक रेजोनेंस, फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, लेज़र रे से फाइब्रॉइड को गलाने वाली चीज़ें, बहुत सारा यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, तो बहुत सारा साइंस ने बहुत तरक्की कर ली इस मामले में, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आजकल। और अल्टीमेटली फाइनली और ये जो सर्जरीज़ हैं और हिस्टेक्टमी जो कि फाइनल है, और ये हिस्टेक्टमी और मायोमेक्टमी जिसे हम बोलते हैं फाइब्रॉइड रिमूवल सर्जरीज, वो आजकल जो लेप्रोस्कोपिकली भी होती हैं, जो कि बहुत कम इन्वेजिव प्रोसीजर है, और उसमें डे केयर प्रोसीजर की तरह यूज़ होने लग गए हैं आजकल, जिसमें पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करता है, बहुत जल्दी उसको पेन भी बहुत कम हो जाता है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल हमारे पास फाइब्रॉइड के लिए। यानी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई बार जब कम उम्र में ये समस्या आती है तो कई बार ये डॉक्टर्स के कहने पर एक तरह से स्ट्रेस भी हो जाता है, टेंशन भी हो जाती है कि आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। तो लेकिन ट्रीटमेंट आज बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, जिस तरह से डॉक्टर ने सारी डिटेल्स दी भी हैं, इसलिए समस्या से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस समय पर इसका इलाज करवाने की ज़रूरत है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। आयुर्वेद में अगर मैं थोड़ा सा समझूं, जिस तरह से आपने तमाम बातें कही हैं, आयुर्वेद की दवाओं का असर आने में कितना समय लग जाता है? क्योंकि लोग यही मानते हैं कि आयुर्वेद का असर थोड़ा समय ज़्यादा लेता है। देखिए, जो जैसे मैंने बताया कि 4 सेंटीमीटर से कम साइज़ में हम मेडिसिनल अप्रोच रखते हैं, मतलब OPD बेसिस पे ही हम उनको मैनेज करते हैं। तो उनको हम मेडिसिन जो है 3 मंथ्स में हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ, उसमें हमें चेंज जो है वो मिलेगा। और फर्स्ट इनिशियली जो है वो जो हम फॉलोअप रखते हैं वो 1 मंथ के बाद बुलाते हैं पेशेंट को, एंड उसके बाद भी हमें लगता है कि रिग्रेशन जो है वो थोड़ा सा भी नहीं हो रहा है, तो देन वी गो फॉर दी पंचकर्मा थेरेपीज़ और IPD सेटअप में पेशेंट को ट्रीट करते हैं, जिसमें हम अलग अलग बस्ती या विरेचन थेरेपीज़ जो है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सिंगल सिटिंग से भी हमें काफ़ी रिलीफ मिला है। इनफैक्ट 3 मंथ्स की स्टडी है एक हमारे पास, उसमें हमें 50% रिडक्शन जो है वो मिनिमम मिला है पेशेंट्स में। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स में इसमें हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है डॉक्टर कांचा, इन्हें आप क्या सलाह देंगी? राधिमा शुक्ला ने उत्तर प्रदेश से सवाल पूछा है। ये कह रही है मुझे 74 बाय 131 mm 74 बाय 131 mm का फाइब्रॉइड है, जो काफ़ी बड़ा है। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है। मेरी उम्र 21 वर्ष है, मैं ऑपरेशन से थोड़ा चिंतित हूँ, परेशान हूँ। क्या ऑपरेशन अगर मैंने करा भी लिया तो क्या उसके बाद भी कोई समस्या मुझे रह सकती है? तो आयुर्वेद विशेषज्ञ के तौर पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो ये साइज़ वो बता रहे हैं वो है तो साइज़ 4 सेंटीमीटर से तो बड़ा ही है हमारे पास, लेकिन उसकी एज पेशेंट की जो है वो कम है, और फाइब्रॉइड एक बार ऑपरेट हो गया तो वापस उसका रिकरेंस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा। तो इस केस में हमें जो है मेडिसिनली पेशेंट को इस थेरेपी के थ्रू जो है वो एक बार हमें 3 to 6 मंथ्स का कोर्स पेशेंट को कराना चाहिए, और इतना इंतज़ार वो आराम से कर सकते हैं। इतना आराम से वो इंतज़ार कर सकते हैं, अनलेस कोई सिम्टम उसको नहीं अपीयर हो रहा है। अगर वो पेशेंट एसिम्टोमेटिक है तो वी कैन वेट फॉर दिस 3 to 6 मंथ्स। ठीक है।
एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम आगे एडवाइस बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है उसके बाद देखा जा सकता है। बिल्कुल। जो रीअकरेंस की बात कही है कि दोबारा फाइब्रॉइड्स आ जाते हैं, ये कितना परसेंटेज होता है डॉक्टर एक बार हटाने के बाद? हाँ, रिकरेंस होता है फाइब्रॉइड्स में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो उसी सेल से हो, दूसरी सेल्स में भी चेंजेस आ सकते हैं। वो सेल भी यूट्रस के अंदर की जो सेल्स हैं, जो मसल सेल हैं, वो वापस से उसमें जिसकी टेंडेंसी है बनने की, जैसे मैंने बताया जिसकी बॉडी की टेंडेंसी है बनने की फाइब्रॉइड्स, वो वापस से जनरेट हो सकते हैं उसमें। तो सर्जरी के बाद कितनी है तो ऑलमोस्ट 20 to 30% चांसेस होते हैं ऑलमोस्ट के वापस से आ सकता है वो फाइब्रॉइड, अगर नहीं निकला हो ढंग से तो। और अगर जैसे सिंगल लार्ज फाइब्रॉइड, जैसे ये वाला फाइब्रॉइड जैसे बता रहे हैं, तो इस वाले केस में जनरली सर्जरी के बाद ऐसे अगर कोई और जो किसी और जगह नहीं है, क्योंकि इमेजिंग इतनी एडवांस हो चुकी है आजकल के, MRI जो हम लोग करवाते हैं उसमें पता पड़ जाता है कि या अल्ट्रासाउंड से ही पता पड़ जाता है कि फाइब्रॉइड्स और कहीं जगह डेवलप तो और छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स तो नहीं रह गए हैं। तो इस केस में जनरली रिकरेंस रेट काफ़ी कम रहती है, उस वाले केस में तो बहुत ही कम है। ऐसे ज़रूरी नहीं कि आए फाइब्रॉइड वापस, बट हाँ अगर छूटा है कुछ पार्ट पीछे तो फिर चांसेस हैं कि 20% चांसेस हैं कि आ सकता है वापस वो फाइब्रॉइड। अच्छा, थोड़ा सा बता दीजिए कि 20% किसी को हो सकता है एक ही फाइब्रॉइड हो, किसी को बहुत सारे हों, ये भी देखने को मिलता है? हाँ बिल्कुल, मल्टीपल फाइब्रॉइड से ज़्यादा रिस्क रहता है रिकरेंस का। अच्छा, जो सिंगल फाइब्रॉइड है उनमें कम रिस्क रहता है वापस आने का, क्योंकि वो कंप्लीट रिमूवल जो डिपेंड भी करता है कौन सी लोकेशन पे है वो। जैसे बाहर की तरफ ही है फाइब्रॉइड तो निकाल दिया तो वो चांसेस बहुत कम है, ऑलमोस्ट नील ही है कि वो वापस आएगा। बट हाँ अगर फाइब्रॉइड बीच में फंसा हुआ है मसल के बीच में और मान लीजिए कुछ फाइबर्स रह गए तो चांसेस हैं कि रिकरेंस होगा उसका। और मल्टीपल फाइब्रॉइड्स, अगर छोटे छोटे से मटर के दाने से भी छोटे फाइब्रॉइड्स हैं जो कि नहीं निकाल सकते आप सर्जिकली, और अगर वो तो वो वापस कभी भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूँगी एक प्रश्न का भी उत्तर आप दें। नैन्सी पांडे ने झारखंड से ये सवाल पूछा है, ये कह रही है मुझे 11 सेंटीमीटर का एक्सोफाइटिक फाइब्रॉइड है, मुझे 300 किलोमीटर दूर परीक्षा देने अगले महीने जाना है, मेरी उम्र 25 वर्ष है और मैं ट्रेन से यात्रा करना चाहती हूँ, कृपया बताएं कि क्या मैं परीक्षा देने जा सकती हूँ? अगेन इनका सिम्टम्स क्या है उसमें फाइब्रॉइड के? एक्सोफाइटिक मतलब क्या, मतलब सब सीरियस फाइब्रॉइड के बारे में बात कर रही हैं या जो यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड है वो जो है फाइब्रॉइड डेवलप हो गया है, उसमें पेडंकुलेटेड एक्सोफेटिक फाइब्रॉइड है। तो अगर ये बाहर की तरफ बात कर रही है एक्सोफेटिक मतलब सब सीरियस फाइब्रॉइड की बात कर रही हैं और इनको कोई सिम्टम्स नहीं है तो ये जा सकती हैं आराम से परीक्षा देने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर उनको पेट में दर्द हो रहा है रह करके या फिर उनको कंप्रेस कर रहा है, क्योंकि 11 सेंटीमीटर छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है, तो फिर इनको मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। हो सकता ये अभी फ़िलहाल अगर चाहें तो दवाएं स्टार्ट कर सकती हैं और उसका साइज़ थोड़ा छोटा होने का वेट कर सकती हैं, जब तक अपना एग्ज़ाम भी दे सकती हैं, और जब वापस आके दिखाएं डॉक्टर को और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लें फर्दर। ठीक है, और एक सवाल वही मिलता जुलता है डॉक्टर आकांक्षा, फिर भी आप जवाब दें इसका। गीता बत्रा ने पूछा है दिल्ली से, मेरा इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड 17.7 mm और 12.4 mm का है, इसके लिए क्या ऑपरेशन की ज़रूरत है? क्या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाओं से फाइब्रॉइड ठीक हो सकता है? देखिए इतने साइज़ में सिंगल आयुर्वेद के इलाज पे तो पेशेंट को डिपेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें हमें एक होलिस्टिक एड ऑन अप्रोच जो है चलानी चाहिए। एलोपैथिक के साथ में ही जैसे वो लोग हार्मोन थेरेपीज़ करते हैं, उनके साथ में हमारा आयुर्वेदिक थेरेपी जो है वो इंटीग्रेटिव केयर में हेल्प कर सकती है पेशेंट को। साइज इज वेरी स्मॉल, 17.7 mm ओनली। mm बोल रहे हैं? mm 17.7 mm, 12.4 सेंटीमीटर। नहीं, हाँ वो सेंटीमीटर में नहीं। ठीक है, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि जैसे रिअकरेंस की बात है कि एक बार आपने अगर फाइब्रॉइड निकलवा लिया, बड़ा भी है मान लीजिए या मल्टीपल है, निकलवा लिए, उसके बाद आप आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि दोबारा वो समस्या डिले हो या ना हो? जी, इसके लिए आयुर्वेद जो है बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है, क्योंकि देखिए जिन सेल्स में टेंडेंसी हो गई है टू डेवलप अ फाइब्रॉइड, तो वहाँ पे हमें जो है हमारा लाइफस्टाइल अगर हम उसको बेटर करेंगे और साथ में ये जो मेडिसिन्स हैं डाइजेस्टिव फायर को प्रमोट करने वाली मेडिसिन्स, और साथ में जिनमें ये पोटेंसी एंटी ट्यूमर पोटेंसी वाले जो ड्रग्स होते हैं आयुर्वेद के, जैसे कांचनार, वरुण एंड मंजिष्ठा और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, अगर हम उनका यूज़ करते हैं तो वो टेंडेंसी जो है वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाती है। ठीक है, उसको हम वहाँ पे स्टॉप करने के लिए या फिर एटलीस्ट उसका प्रोग्रेशन स्लो डाउन करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, क्या जो ये फाइब्रॉइड्स हैं कैंसर को रूप भी धारण कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर इसी बात से लगता है। तो फाइब्रॉइड अपने आप में बहुत ही बिनाइन ट्यूमर माना जाता है,
और जो कैंसर सेल डेवलप होती हैं जनरली वो टेंडेंसी होती है उसमें जो मसल सेल होती है जो फाइब्रॉइड के बीच में होती हैं उनमें से कोई मसल सेल की टेंडेंसी होती है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। एज सच फाइब्रॉइड कैंसर में कन्वर्ट, इसका मतलब ये नहीं कि फाइब्रॉइड कैंसर में कन्वर्ट हो रहा है, वो मसल सेल है उनके अंदर टेंडेंसी है वो कन्वर्ट हो सकती है उनमें से कोई एक। तो इसमें एक फाइब्रॉइड के अंदर हमको कभी कभी कैंसर मिल सकता है जो कि रेयर है हालांकि बहुत, तो जैसे 1000 में से 1 केस में मिल सकता है या 1000 में 2 केसेस, 2000 में से 8 केसेस, तो 0.2 to 0.8% रिस्क रहता है कि हमको कभी कभी कैंसर डिटेक्ट बीच की सेल्स में हो जाता है। बट ये दोनों सेम चीज़ें हैं कि फाइब्रॉइड कन्वर्ट हुआ ऐसा नहीं है, वो अपनी उसकी अलग एक इटियोलॉजी है और दोनों की अलग इटियोलॉजी है। उसकी भी अपनी टेंडेंसी है बनने की कैंसर सेल्स, और मोस्ट कॉमन इसमें देखा गया है लियोमायोसार्कोमा जो कि उसके साथ डेवलप होता है। उधर वो कुछ बिनाइन सेल्स बन रही है उसमें से कुछ मैलिग्नेंट सेल्स बन रही है, तो ये बेसिकली मसल सेल की प्रॉब्लम है, यूट्रस की मसल्स की, जो कि कैंसर का फॉर्म ले सकती हैं। तो उस वाले केसेस में हम इसीलिए अगर हमको डाउट होता है जैसे सडनली एकदम से साइज़ इंक्रीज़ हो गया या सडनली अब जैसे विदिन 1 to 2 मंथ या विदिन 3 मंथ्स पेशेंट की हिस्ट्री है कि एकदम से 2 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड 20 सेंटीमीटर हो गया, तो फिर हमको डाउट बढ़ जाते हैं। या फिर पेशेंट को बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो रही है साथ में और बहुत पेन उठ रहा है और वैसी सडन इंक्रीज की हिस्ट्री है, तो ऐसे अलर्ट करते हैं तो फिर हम उनकी एक्स्ट्रा इमेजिंग कराते हैं। जैसे हमारे केस में MRI नहीं कराते, हम सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही कराते हैं, बट उन केसेस में फिर हम एक्सटेंसिव, क्योंकि हमारे लिए बड़ी चीज़ मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट इमेजिंग टेक्निक है जो कि सारे केसेस में नहीं कराई जाती, बट जिसमें हमको डाउट लगता है उन्हीं में कराई जाती है। तो उसमें हमको पता लग जाता है कि इसमें डेवलप होने के चांसेस हैं या नहीं, या डेवलप हो रहा है या नहीं, तो ट्रीटमेंट उसके हिसाब से होता है। ठीक है, रेयर है लेकिन इसकी आशंका बनी रहती है। जाते जाते क्योंकि आखिर में अब समय पूरा हो रहा है, डॉक्टर आकांक्षा क्या करें क्या ना करें, क्या टिप्स देंगे, जाते जाते क्या सलाह आपकी तरफ से? देखिए, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप अपने डाइट को कंट्रोल में रखें। ऐसी कोई भी प्रोसेस्ड फूड्स जो है उनसे दूर रहें, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ दी जो डिसऑर्डर्स हैं उसका एक कारण जो है वो प्रोसेस्ड जंक फूड जो है वो हो चुका है। तो मुझे लगता है हेल्दी खाना और घर का खाना जो है आप उसका सेवन करें, और अपनी जीवन शैली में कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है आप इंक्लूड करें, क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल अगेन जो है ये कंट्रीब्यूट करेगा कोई भी टाइप का डिसऑर्डर, नॉट ओनली फाइब्रॉइड एंड अदर देन मेनी डिसऑर्डर्स। एंड उसके अलावा अपना स्क्रीन टाइम को भी आपको थोड़ा कम करना है। अपने जब आप सोएंगे तो प्रॉपर स्लीप लीजिए, फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने दूसरे रूम में रखिए। ये नहीं कि आप फ़ोन बेड में अपने पिलो के साथ रख के सो रहे हैं, तो अवॉइड करिए, जितना आप अवॉइड कर सकते हैं हार्मफुल रेज से अपने आप को उतना आप अवॉइड करिए इन चीज़ों को। और साथ ही हमें जो है स्ट्रेस के ऊपर काम करना चाहिए। तो इसके साथ जो हमने सूर्य नमस्कार आपको पहले भी बताया, इसके अलावा जो है मेडिटेशन जो है इसके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट डाल सकता है, क्योंकि एक जो फाइब्रॉइड है वो एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का भी मतलब साइकोसोमैटिक एसोसिएशन भी रखता है अपने साथ, तो इसलिए उस फैक्टर पे भी हमें काम करना चाहिए। अपने स्ट्रेस लेवल को जो है, एंजाइटी लेवल, इन सबको कंट्रोल करना चाहिए। तो एक अच्छा मेडिटेशन अपने लिए, अपने बॉडी के लिए जितना हम टाइम निकालते हैं उतना ही टाइम हमें अपने माइंड के लिए भी निकालना चाहिए। बिल्कुल, तो ये चीज़ें फॉलो करनी बहुत अच्छी सलाह। आप क्या कहेंगी डॉक्टर मुंतहा, जाते हैं? बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ डॉक्टर आकांक्षा से, क्योंकि इसमें फाइब्रॉइड से मेरा सबसे पहले का तो यही मैसेज है कि फाइब्रॉइड से डरना नहीं चाहिए और जागरूक रहना चाहिए डेफिनेटली। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे पहली अप्रोच है जिसमें, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं वो ओबेसिटी है और जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल को सही रखना बहुत ज़रूरी है। और जागरूक रहें, अपना इन्वेस्टिगेट करवाएं अपने आप को, अगर उनको डाउट लगता है, अपने सिम्टम्स अगर डेवलप होते हैं, और डॉक्टर की सलाह लें, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और सही ट्रीटमेंट से ज़रूर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है चीज़ का। तो इसी के साथ समय यहीं पूरा हो गया आयुष्मान भव का। मैं डॉक्टर मुंतहा और डॉक्टर आकांक्षा ठाकुर दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी आज की चर्चा के लिए। तो उम्मीद है कि आज दी गई ज़रूरी जो सलाह और सुझाव हैं वो आपके काम आएंगे, और जो डॉक्टर ने पॉइंट्स बताए हैं उन्हें ज़रूर मद्देनज़र रखिए, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी जिएं। इसी के साथ आयुष्मान भव के इस अंक में फ़िलहाल इतना ही। किसी और स्वास्थ्य समस्या पर चर्चा करेंगे अगले अंक में। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।
To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.